आपने कहानी के पिछले भाग में देखा कि अभिजीत आराध्या को रुद्राक्ष और राशि के अंडर काम करने के लिए कहते हैं और अभिजीत आराध्या को रुद्राक्ष के पास जाकर रुद्राक्ष को असिस्ट करने के लिए कहते हैं। अब आगे आराध्या रुद्राक्ष के केबिन के बाहर पहुंचती है और दरवाजा नॉक करती है। अंदर से आवाज आती है, यस कम इन। आराध्या केबिन के अंदर जाती है और रुद्राक्ष अपने चेयर को दूसरी तरफ पलटकर हाथ में मिहिका की तस्वीर लिए बैठा था। आराध्या केबिन में जाकर रुद्राक्ष से कहती है, गुड मॉर्निंग रुद्राक्ष सर। मैं आराध्या, मुझे अभिजीत अंकल ने आपको असिस्ट करने के लिए कहा है। आराध्या की आवाज सुनकर रुद्राक्ष अपने चेयर को आराध्या की तरफ घुमाता है और सामने आराध्या को देखकर उसे गुस्से से देखने लगता है। आराध्या अपने मन के भीतर हो रही घबराहट को अपने चेहरे पर ना आने देने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अपने सहमे हुए कदमों के साथ रुद्राक्ष की तरफ बढ़ती है। रुद्राक्ष अपने हाथ में से मिहिका की तस्वीर को एक तरफ रख देता है और आराध्या से कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, जरा फिर से कहोगी? आराध्या कहती है, जी मुझे अभिजीत अंकल ने आपको असिस्ट करने के लिए कहा है सर। रुद्राक्ष कहता है, आर यू श्योर मिस्टर? अभिजीत सिंघल ने तुम्हें मुझे असिस्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि आज सुबह में तो तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकलवा रही थी, अपने अभिजीत अंकल से कहकर रुद्राक्ष ने थोड़ा कड़क लहजे में कहा। रुद्राक्ष के ऐसा कहने पर आराध्या मन ही मन सोचती हुई, मुझे पता है कि यह आदमी सुबह की बात को जरा भी नहीं भूला होगा, और फिर अपने मन में उठ रहे डर के भाव को शांत कर रुद्राक्ष से कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप अभिजीत अंकल के बेटे हैं, क्योंकि यह अभिजीत अंकल ने रात को मुझसे आपके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए मुझे लगा कि आप कोई बाहरी व्यक्ति हैं। आराध्या ने नजर झुकाते हुए कहा, और अपने जिस तरीके से मुझसे बात की कान्हा जी की आरती को लेकर, इसलिए मुझे भी जरा सा गुस्सा आ गया था और मैंने आपको बिना जाने 2 बातें सुना दी, पर आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं कान्हा जी की पूजा भी शांति से बिना शोर शराबे के कर लिया करूँगी, जिससे आपकी नींद भी नहीं बिगड़ेगी और आपको मेरी वजह से दोबारा कोई परेशानी नहीं होगी। यह मेरा वादा है आपसे। आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ पल के लिए शांति से अपनी चेयर पर बैठा बिना एक शब्द बोले आराध्या की तरफ एक नज़र से देखता है, फिर अपनी चेयर से उठकर धीरे धीरे आराध्या की ओर अपने कदम बढ़ाता है। रुद्राक्ष के कदम जैसे जैसे आराध्या की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आराध्या के दिल की घबराहट बढ़ रही थी और डर के मारे वह अपने कदम पीछे की ओर करती है और मन ही मन सोचने लगती है, आखिर चल क्या रहा है इस रुद्राक्ष के दिमाग में। रुद्राक्ष आराध्या के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। रुद्राक्ष के इस तरह बिल्कुल आराध्या के करीब होने से आराध्या पीछे हटने के लिए अपने कदम पीछे की ओर करती है और पीछे चेयर से टकराकर आराध्या का संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने को ही होती है। तभी रुद्राक्ष आराध्या की कलाई थाम उसे गिरने से बचा लेता है और आराध्या के चेहरे की बिल्कुल करीब अपना चेहरा लेकर आता है। रुद्राक्ष के आराध्या के इतने करीब होने से आराध्या के दिल की धड़कनें बेतहाशा रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। रुद्राक्ष अब भी आराध्या की कलाई अपने हाथ में थामे हुए था। रुद्राक्ष आराध्या के आंखों में आंखें डालकर अपने रोबीले स्वर में कहता है, क्या कहा तुमने मुझसे कि तुम वादा करती हो? आज तो कह दिया, पर दोबारा मेरे सामने इस वादा शब्द का जिक्र भी मत करना। मुझे किसी के वादे पर एतबार नहीं रहा। यह शब्द मेरे दिलो दिमाग में चुभन पैदा करता है। कोई था जिसने जन्मों जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, पर इस जन्म में ही अपना वादा नहीं निभा सका और मुझे अकेला इस दुनिया में तड़प कर जीने के लिए छोड़ हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। ऐसा कहते हुए रुद्राक्ष के दिल का दर्द उसके आंखों में उतर आया था। रुद्राक्ष अपनी नजरें आराध्या से हटाकर टेबल पर रखी मिहिका की तस्वीर पर टिका देता है, पर आराध्या की नजरें तो
ना चाहते हुए भी रुद्राक्ष के चेहरे पर ही टिक जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष के दिल का दर्द उसके चेहरे और आंखों से बयां हो रहा था, जिसे जाने अनजाने आराध्या भी महसूस कर रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि रुद्राक्ष की बातों का मतलब आखिर क्या है। रुद्राक्ष ने उससे ऐसी बातें क्यों कही, पर ना जाने क्यों रुद्राक्ष की आंखों में नमी देखकर आराध्या के मन में बेचैनी सी होने लगती है। पर वो खुद को सहज कर रुद्राक्ष से कहती है, सॉरी सर, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो। रुद्राक्ष जो मिहिका की तस्वीर को देखते हुए उसके ख्यालों में खोया हुआ था, आराध्या की ऐसा कहने पर अपने ख्यालातों से बाहर आता है और आराध्या की तरफ एक नजर डालता है और फिर आराध्या से कहता है, तुम डैड के दोस्त की बेटी हो ना? आराध्या कहती है, जी। रुद्राक्ष कहता है, तो जरूर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी सिफारिश की होगी मेरे डैड से, और उन्हीं की सिफारिश पर तुम्हें इस कंपनी में रख लिया होगा। डैड ने, है ना? सही कहा ना मैंने, वरना इतनी आसानी से बिना काम के एक्सपीरियंस के सिंगल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने का चांस कभी नहीं मिलता तुम्हें। ऐसा कहकर रुद्राक्ष ने एक तरफ देखते हुए अपने होठों को एक तरफ से उठाते हुए फेक स्माइल की। रुद्राक्ष के मुंह से अपने बारे में यह सब सुनकर आराध्या को भी गुस्सा आता है और वह अपनी तेज गुस्से भरी आवाज में रुद्राक्ष से कहती है, जी नहीं, आप गलत हैं। मैं इस कंपनी में अपने पापा या किसी और की सिफारिश की वजह से नहीं खड़ी हूँ। मैं खड़ी हूँ तो अपने काम के प्रति लगन, मेहनत और अपने काम के प्रति प्यार की वजह से। और अभिजीत अंकल ने मुझसे कहा है कि अगर मैं अपने काम में 100% देती हूँ तो ही वह अपने मुझे इस कंपनी में परमानेंट करेंगे। तो आइंदा से अपने मन में मेरे लिए कोई गलत सोच मत बना लीजिएगा। आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष भी अपने बेबाक अंदाज में अपने होठों को खोने से उठाते हुए झूठी मुस्कान लिए कहता है, तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं हो कि मैं अपने मन में तुम्हारा ख्याल भी लाऊं, और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंपनी में ज्यादा दिन टिक पाओगी। आराध्या भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, यह तो वक्त ही बताएगा सर। रुद्राक्ष भी गुस्से में टेबल पर पड़ी 2 फाइलें उठाता है और आराध्या के हाथ में थमाते हुए कहता है, यह दोनों फाइलें गौर से पढ़ लेना। एक में कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन लिखे हैं और अच्छे से पढ़ कर समझ लेना, और दूसरी में मिनिस्टर जगत चौहान की बेटी की शादी में होने वाले सभी इवेंट्स की डिटेल है। शाम को तुम मेरे साथ जगत चौहान के घर चलोगी उनसे मिलने। तब तक के लिए मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, समझी? नाउ यू गो। यह कहकर रुद्राक्ष आराध्या को केबिन के दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते हुए आंखों से इशारा करते हुए बाहर जाने के लिए कहता है। आराध्या भी रुद्राक्ष की तरफ बेरुखी से देखकर बिना एक पल देरी किए फाइलों को अपने हाथ में थाम दरवाजे से होते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। आराध्या को जाता हुआ देखकर रुद्राक्ष मन ही मन कहता है, तुम इस कंपनी में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी आराध्या। रुद्राक्ष अपनी नजरें दरवाजे पर से हटाकर खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है और मिहिका को याद करते हुए कहता है, क्या हुआ अगर तुम नहीं हो? तुम्हारा यह दीवाना तुम्हारी यादों के सहारे जिंदगी काट लेगा मिहिका, पर कभी जिंदगी जी नहीं पाएगा। ऐसा कहते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर जाती है और रुद्राक्ष टेबल से मिहिका की तस्वीर उठाकर उस पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, जिसने मोहब्बत में अपने महबूब को खुदा कर दिया, खुदा ने अपने वजूद को बचाने के लिए उनको जुदा कर दिया। आराध्या अपने डेस्क के सामने चेयर पर बैठी हुई मिस्टर जगत चौहान की बेटी की शादी में होने वाले सभी इवेंट्स की डिटेल फाइल में अपनी नजरें दौड़ाकर देख रही थी, जैसा रुद्राक्ष ने उससे करने को कहा था। फाइल को पढ़ते हुए सहज रूप से ही आराध्या के मन में रुद्राक्ष का ख्याल आता है कि यह आदमी हमेशा इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है। जब देखो तब सुबह बिना वजह ही कान्हा जी की आरती करने पर भड़क गया और अब उसके केबिन में वादा जैसे शब्द पर गुस्से से लाल पीला हो गया। आखिर इस आदमी की परेशानी क्या है?
सुबह भी अभिजीत अंकल से इतना रूडली बर्ताव कर रहा था। भला कोई अपने ही पापा से इस तरीके से बात करता है क्या? यह आदमी ऐसा क्यों है आखिर? पर दूसरे ही पल आराध्या अपने सिर को झटक रुद्राक्ष के ख्यालों को दूर करते हुए कहती है, मैं उस अकड़ों के बारे में क्यों सोचूं? मुझे उससे क्या? वह चाहे जैसा हो, मैं उसके बारे में सोचकर अपना समय क्यों बर्बाद करूं? मैं क्या यहाँ अपना करियर बनाने आई हूँ? मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए। और वैसे भी उस रुद्राक्ष ने कहा है कि शाम को मुझे उसके साथ मिनिस्टर जगत चौहान के घर जाना है, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं फाइल की सारी डिटेल को अच्छे से पढ़ लूं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना बचे और उस रुद्राक्ष को मुझे बिना वजह सुनाने का मौका ना मिले। ऐसा कहकर आराध्या इन सब ख्यालातों को अपने जहन से निकालकर वापस फाइल में मौजूद डिटेल पर अपनी नजरें गड़ा देती है। शाम के 6 बजे के करीब आराध्या अपने डेस्क पर बैठी कंपनी में होने वाले अलग अलग इवेंट्स की जानकारी ले रही थी। तभी रुद्राक्ष आराध्या के डेस्क के पास आता है और कहता है, यह फाइल छोड़ो और जल्दी से ऑफिस के बाहर पहुंचो, हमें जगत चौहान के घर जाने के लिए अभी निकलना है। ऐसा कहकर रुद्राक्ष आराध्या का जवाब सुने बिना ही ऑफिस से बाहर फुर्ती के साथ निकल जाता है। रुद्राक्ष के इस तरह के बिहेव से आराध्या मन ही मन कहती है अकड़ू, और फिर डेस्क पर अपने आप हैंडबैग उठाकर रुद्राक्ष के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर निकल जाती है। रुद्राक्ष पार्किंग में से अपनी कार निकालकर कार को लेकर मेन गेट पर पहुंचता है, जहां आराध्या उसका इंतजार कर रही थी। रुद्राक्ष अपनी कार ले जाकर आराध्या के ठीक सामने खड़ी कर देता है। आराध्या जल्दी से कार के पीछे वाला गेट खोलने जाती है। तभी रुद्राक्ष तेज आवाज में उससे कहता है, तुम्हें मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर नजर आ रहा हूँ? आराध्या भी तुरंत जवाब देती है, मैंने ऐसा कब कहा? रुद्राक्ष कहता है, तो फिर जाकर पीछे क्यों बैठ रही हो? यहाँ आगे की सीट पर आकर बैठो। आराध्या भी बेरुखी से जवाब देते हुए कहती है, जी सर। यह कहकर आराध्या रुद्राक्ष के पास आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपना सीट बेल्ट लगा लेती है। रुद्राक्ष भी कार स्टार्ट करता है। रुद्राक्ष की कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी और मुंबई की सड़कों पर लोगों की गाड़ियों का शोरगुल था, पर कार के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। रुद्राक्ष और आराध्या दोनों ही चुप थे। आराध्या को चुप रहना पसंद नहीं था और उससे यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वह रुद्राक्ष के गुस्से और स्वभाव को देखते हुए चुप ही बैठी थी। पर जब आराध्या से यह शांति बर्दाश्त नहीं होती है तो वह अपना हाथ बढ़ाकर कार में एफएम चालू कर देती है, जिसमें गाना बजने लगता है। गाना आगे बजता उससे पहले ही रुद्राक्ष एफएम को बंद कर देता है। आराध्या, जो कि खिड़की के बाहर झांकते हुए गाने को एंजॉय कर रही थी, गाने के एकाएक बंद होने से वह म्यूजिक सिस्टम की तरफ देखती है, जिसे रुद्राक्ष ने बंद कर दिया था। आराध्या रुद्राक्ष से कहती है, आपने गाना क्यों बंद कर दिया? अच्छा खासा गाना था। पर रुद्राक्ष सीधा आगे की ओर देखकर कार ड्राइव करता है। आराध्या की बात का कोई जवाब नहीं देता। आराध्या वापस अपना हाथ बढ़ाकर एफएम चालू करने लगती है, पर वह एफएम चालू कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष आराध्या का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। रुद्राक्ष के ऐसा करने पर आराध्या अपनी नजरें उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखती है तो वह पाती है कि रुद्राक्ष उसे ही घूर कर देख रहा था। आराध्या भी बिना डरे रुद्राक्ष से नजरें मिलाते हुए कहती है, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? रुद्राक्ष भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम जो बेवकूफी भरी हरकत कर रही हो उसी की वजह से तुम्हें समझ नहीं आता। मैंने तुमसे सुबह भी कहा था कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी म्यूजिक ऑन करने की? यह मेरी कार है, अगर मेरा दिमाग फिर गया तो तुम्हें अभी इसी वक्त कार से उतार दूंगा, समझी? और बीच में रास्ते में ही छोड़ दूंगा। अगर मेरी कार में बैठना है तो बिना कोई बेवकूफी भरी हरकत किए चुपचाप बैठना होगा। यह कहकर रुद्राक्ष आराध्या का हाथ झटक कर छोड़ देता है, जो उसने मजबूती से पकड़ रखा था। फिर से कार ड्राइव करने लगता है और मन ही मन खुद से कहता है, मिहिका,
मेघा, मैं हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और कभी नहीं आ सकता। आराध्या भी अपना हाथ सहलाने लगती है, जो रुद्राक्ष ने मजबूती से पकड़ा था, जिसकी वजह से उसकी नाजुक सी कलाई पर रुद्राक्ष की उंगलियों के निशान छप गए थे, जिसे देखकर आराध्या खिड़की के बाहर की तरफ देखती है और खुद में भी बड़बड़ाने लगती है। पता नहीं समझता क्या है खुद को, बददिमाग अकड़ू कहीं का। अगर आगे से इसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं इसकी शिकायत अभिजीत अंकल से कर दूंगी। रुद्राक्ष आराध्या के बड़बड़ाने की आवाज सुनता है और कहता है, कुछ कह रही हो क्या मेरे बारे में? आराध्या भी खिड़की से बाहर देखते हुए अपना मुंह बनाकर कहती है, हाँ, आपकी तारीफ कर रही थी रुद्राक्ष सर। रुद्राक्ष भी अकड़ दिखाते हुए कहता है, अगर तारीफ ही करनी है तो खुलकर किया करो। वैसे भी मुझे अपनी तारीफ कम ही सुनने को मिलती है, लोगों को मुझ में कमियां ज्यादा नजर आती है। आराध्या फिर से बड़बड़ाते हुए कहती है, आपके दूसरों से बात करने के तरीके ही ऐसे हैं, कोई आपको तारीफ करेगा भी क्यों? रुद्राक्ष कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? आराध्या भी दूसरी ओर देखकर अपने होंठ को एक तरफ से उठाकर मुंह बनाते हुए कहती है, जी सर, आपकी तारीफ कर रही थी फिर से। इस बार आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष के होंठों पर हल्की सी स्माइल उभर आती है, जो ज्यादा देर तक तो टिक नहीं पाती, पर रुद्राक्ष खुद भी नहीं जानता था कि उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट कितने दिनों बाद आई थी। रुद्राक्ष और आराध्या कुछ देर बाद मिनिस्टर जगत चौहान के घर पहुंच जाते हैं और रुद्राक्ष आराध्या का इंट्रोडक्शन मिनिस्टर जगत चौहान से कराते हुए कहता है कि यह मिस आराध्या है, हमारी कंपनी की न्यू एम्प्लॉय। यह मेरी असिस्टेंट है। यह मुझे आपकी बेटी की शादी में होने वाले सभी इवेंट्स में असिस्ट करने वाली है। आप जो भी जरूरी बदलाव फंक्शन में करना चाहते हैं और जो स्पेशल टच देना चाहते हैं, उन सब की डिटेल आराध्या को दे दीजिए, वह नोट कर लेगी। और आप हमारी सिंगल इवेंट कंपनी की तरफ से भी फिक्र रहिए, आप जैसी शादी चाहते हैं शादी बिल्कुल वैसी ही होगी, किसी फंक्शन में कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी ओर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपके मन मुताबिक मिस्टर जगत चौहान। रुद्राक्ष की बात सुनकर मिनिस्टर जगत चौहान कहते हैं, आई नो मिस्टर रुद्राक्ष, सिंगल की सब कुछ परफेक्ट होगा। सिंगल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अपने काम की वजह से ही तो जानी जाती है, इसलिए तो मैंने अपनी बेटी की शादी के सारे फंक्शन की जिम्मेदारी आपकी कंपनी को सौंपी है। और फिर जगत चौहान अपने मैनेजर को बुलाकर सारी डिटेल आराध्या को देने के लिए कहते हैं और फिर आराध्या जगत चौहान की बेटी प्रिया से मिलकर उसकी चॉइस भी जानती है और उसे नोट करती है। उसके बाद आराध्या और रुद्राक्ष कार में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी रुद्राक्ष के फोन पर किसी का फोन आता है और वह कार को लेकर घर की ओर जाने की बजाय पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है और कार को ड्राइव करते हुए कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रोक देता है। आखिर रुद्राक्ष का पुलिस स्टेशन आने का क्या कारण है, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी चाहत सिर्फ तुमसे।